निशान। आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश बजट 2023 और 24 गांव और किसान। जी हां, इस बार का जो बजट पेश किया गया है उसमें गांव और किसान के लिए खासतौर से अगर हम कहें कि जो हमारा ग्रामीण भारत है उसके लिए कई तरह की घोषणाएं की गई हैं, इसका सीधा फायदा उनको मिलेगा। फिर चाहे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की हम बात करें या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए करीब 1 लाख करोड़ किसान जो हैं उनका दायरा रखा गया है। कैसे कैसे ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी होंगी, इस पर आपको हम जानकारी देंगे। और हमारे साथ जो विशेष पैनल मौजूद है उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ एपिडा से डॉक्टर सुधांशु जी मौजूद हैं यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत आपका सुधांशु जी। साथ ही डॉक्टर केवल पाठक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस विशेष पैनल में, और डॉक्टर वंदना द्विवेदी हमारे साथ जुड़ी हैं कृषि मंत्रालय से। इन सभी से हम जानने की कोशिश करेंगे बजट की बारीकियों की, किस तरीके का लाभ जो है इस बजट के जरिए मिल पाएगा। सबसे पहले वंदना जी आपके पास में आना चाहूंगा। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो इस बार के बजट में सीधे तौर पर कहा दिया गया है कि एक तरीके से जो इनपुट है उसका इंतजाम भी किया जाएगा, और साथ ही साथ कोशिश ये कि करीब 1 करोड़ जो किसान हैं वो नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें। देखिए, जो प्राकृतिक खेती एक ऐसी विधा है खेती की जिसमें कि सारे आदान इनपुट्स जो हैं वो खेत पर किसान को स्वयं बनाने होते हैं। जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, नीमास्त्र है, ये सब उसको स्वयं बनाने होते हैं। कोई भी इनपुट बाहर से नहीं आता है, जिसकी वजह से काफ़ी लागत भी कम हो जाती है और किसान को फायदा भी अच्छा होता है, प्रकृति को भी लाभ होता है और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। तो ये इसके लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है हमारी फिनांस मिनिस्टर साहिबा की, कि उन्होंने ये सोचा कि किसान जो हमारा छोटा स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, जो वो उनकी समस्या क्या आ सकती है, इसको उन्होंने महसूस किया है। क्योंकि ये सब जो बनाने के लिए किसान को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने खेत पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांव में बचा कौन है, आजकल गांव में बूढ़े लोग ही ज्यादा बचे हैं, जो नौजवान तो पढ़ लिख कर नौकरी के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए ये उन्होंने अच्छे से बखूबी महसूस किया है। तो उन्होंने उनका जो ये बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर का जो उन्होंने जिक्र किया है, ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा कि जो किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं कि इसको अपने खेत में कैसे बनाएंगे और समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, तो वो भी नहीं आते हैं प्राकृतिक खेती में ऐसा सोच के। लेकिन इसके बायो रिसोर्स सेंटर के बनाने से क्या होगा कि उनको रेडी एकदम आइटम मिल जाएगा, वो जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र वगैरह, और वो उसका इस्तेमाल करके सीधे नेचुरल फार्मिंग में आ जाएंगे। जहां तक 1 करोड़ किसानों की बात है, तो देखिए योजना का दायरा तो कम ही रहता है क्योंकि उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है। जी, काफी अच्छी पहल। और जिस तरीके से वित्त मंत्री ने कहा कि जो सरकार है इस अमृतकाल में वो सप्तऋषि की प्राथमिकताओं के तहत काम कर रही है, अलग अलग जो कारक हैं उन पर लगातार काम किया जा रहा है। पहले की अगर हम बात करें जो कि समावेशी विकास, और जब हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं उस लिहाज से वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही यहाँ डॉक्टर सुधांशु आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जब हम बात करते हैं हमारी जो बागवानी फसलें हैं उसमें हमने रिकॉर्ड उत्पादन तो कर लिया, लेकिन उसके लिए बाजार की उपलब्धता होनी बेहद जरूरी है। और कभी कभी जब कृषि के निर्यात में हम देखते हैं किसी तरह की कोई कमी आ जाती है तो किसान को नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन उसी के लिए हम मान सकते हैं कि योजना बाकायदा शुरू की गई है आत्मनिर्भर प्लांट प्रोडक्शन को लेकर, जिससे की तरह हमारी जो गुणवत्ता युक्त पौध है वो हमें मिल पाए और किसी भी तरह की उसमें बीमारी या व्याधि ना हो। बजट 2023 में खासतौर पर इस चीज पर ध्यान दिया गया है कि कैसे जो प्रोडक्शन की वैल्यू चेन है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, जिसके लिए एक एक्सीलरेटर फंड खासतौर पे स्टार्टअप्स के लिए एग्री सेक्टर में है, जो कि एक बहुत बड़ी पहल है कि एग्री स्टार्टअप्स को अगर स्ट्रेंथन करेंगे उस एक्सीलरेटर फंड से जो एग्जिस्टिंग आपके वो स्टार्टअप्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगे, जो नए हैं एनकरेज होंगे। ये स्टार्टअप्स ना कि सिर्फ उत्पादन में, जो पूरी अगर वैल्यू चेन की अगर हम लोग बात करें वो प्रोडक्शन में भी होंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करने में होंगे, उनमें से कुछ जो स्टार्टअप्स है वो एक्सपोर्टर भी होंगे तो, और वो इस मदद करेंगे कि कैसे किसान अच्छा उत्पादन कर सके, सो दैट उसको चाहे वो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें चाहे हम घरेलू बाजार की बात करें उसमें उसे उसका उचित मूल्य मिल सके।
जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो उचित मूल्य है वो अब यहाँ किसान को मिल सकता है। पहले से भी हमने देखा सरकार की तरफ से जो प्राथमिकता रही हैं किसान को लेकर, और जब बात हम स्टार्टअप्स की करते हैं तो उसके लिए ना सिर्फ जो फंड है इसका यहाँ बात कही गई है, लेकिन और किस तरीके का फायदा जो है वो जब स्टार्टअप से हमारे युवा जुड़ते हैं उनको मिल पाएगा, ये जानना बेहद जरूरी है। और उनके सामने जो चुनौतियां आती थी उनको लेकर भी सरकार ने, हम कह सकते हैं, सक्रियता दिखाई, सजगता दिखाई है कि जो अब वो चुनौतियां हैं या किसी तरह की जटिलताएं आती हैं उनको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। इस बारे में डॉक्टर पाठक अगर हम देखते हैं, क्योंकि जितने भी एग्री स्टार्टअप के दौर की हम बात करते हैं और युवा भी हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, कितनी आवश्यकता इस तरह के जो उनकी शुरुआत की, जब एग्री स्टार्टअप की हम बात करते हैं या मिलेटप्रेन्योर्स की आज के समय में हम बात करने लगे हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य चीज होती थी रोजगार की, और हमारे युवा जो है जिसमें महिला पुरुष दोनों ही होते थे और वो रोजगार की तलाश में रहते थे। उनको ये रहता हम क्या करें, हमने अपनी एजुकेशन कर ली है, हमने टेक्निकल एजुकेशन भी कर ली है। तो ये एक माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच था कि युवा को जो है रोजगार के लिए भटकना न पड़े, खुद के अपना भी जो है व्यवसाय प्रारंभ करें। तो एक एग्री स्टार्टअप कॉन्सेप्ट आया। एग्री स्टार्टअप सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आज की तारीख में अभी देखते हैं जी। तो आज के बजट के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देने के लिए जी एग्री स्टार्टअप पर जोर दिया गया है। एग्री स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर, जैसे हमारे स्टूडियो में बहुत सारे युवा भी यहाँ बैठे हुए हैं जी। इनका यह है कि अगर आप अपना कोई स्वयं का रोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप उससे इस एग्री स्टार्टअप से जुड़ सकते हैं। एग्री स्टार्टअप में जुड़ने से आप अपना जो आपके अंदर क्वालिफिकेशन है उसको यूज कर सकते हैं जी। ये तमाम यानी फायदे हमें मिल सकते हैं। तो खासतौर से जब एग्री स्टार्टअप की हम बात कर रहे हैं, और आपको हम बता भी रहे हैं कि हमारे स्टूडियो में दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो भी आज मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश हम करेंगे कि युवा सोच जो है वो क्या कहती है, उनका क्या मानना है खासतौर से इस बजट को लेकर। और जब हम एग्री स्टार्टअप की बात करते हैं, किस तरह के व्यापार को या बिजनेस को हमारे जो खासतौर से युवा हैं वो देखते हैं, उनकी क्या राय है इस बारे में, ये भी हम यहाँ जानेंगे। मैं चाहूंगा आप में से कोई अगर इस बारे में बताना चाहे, कैसे आप देखते हैं एग्री स्टार्टअप्स को आज के समय में। अपना नाम हमें बता दीजिएगा। मेरा नाम नेहा देव है जी। और मैं ये मानती हूँ कि जी जो इंडिया में जो 40% जो रूरल एरियाज़ में जो अभी यूथ हैं वो चाहते हैं कि अगर उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो वो अर्बन में शिफ्ट होना चाहती हैं। तो उस और जो 70% जो यूथ है वो रूरल एरियाज़ में ही हैं। तो उस यूथ के एनर्जी को कैसे टैप ऑन किया जा सके, तो यही ये एग्री बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी अच्छा है। और ये जो है ये हमारे इस यूथ जो एनर्जी है उसको टैप ऑन करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। जी। और भी कोई आप में से इस बारे में कुछ जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहेगा? तो देखिए, जो युवा हैं वो लगातार अपना अनुभव हमारे साथ भी यहाँ साझा कर रहे हैं, उनकी क्या राय है ये जानते हैं। मेरा नाम आशीष है, मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हूँ। सो बेसिकली अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, एग्री स्टार्टअप्स की, तो हमारा मानना है कि एनडीए गवर्नमेंट की पहले उनके माइंड में पहले से था एग्री स्टार्टअप को लेके, क्योंकि उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी वोकेशनल कोर्सेज की बात की, एंटरप्रेन्योरल कोर्सेज की भी बात की। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में था कि वी नीड टू प्रमोट द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसे ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी था। और उसको ऑर्गेनाइज करने की ये तकनीक यूज एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स में जो हमारे को वोकेशनल कोर्स में जो भी स्टूडेंट will learn everything, so that they can use the entire knowledge थ्रू दी एग्रीकल्चर। यानी इसके जरिए फायदा जो है उनको हो सकता है। तो देखिए, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है आज के समय में जब हम बात करते हैं एग्री स्टार्टअप्स की। और बाकायदा इस बजट में भी हमने देखा एग्री स्टार्टअप को लेकर जो स्टार्टअप्स हैं उनकी क्या भूमिका रह सकती है। शुरुआत से ही हमने देखा है कि सरकार का एक तरह का फोकस रहा है स्टार्टअप्स को लेकर। शुरुआत से ही कहा गया कि जो नवाचार है वो भी लगातार आगे आना चाहिए, और हमारे जो युवा हैं उनका किस तरह की रुचि या रुझान उनका जिस क्षेत्र में है वहां पे कैसे हम उसको निखार सकते हैं। फिर चाहे कौशल विकास की हम बात करें, अलग अलग योजनाओं का समावेश हमें देखने को मिला इन स्टार्टअप्स की बेहतरी के लिए। और खासतौर से सुधांशु जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब आपने जिक्र किया था कि जो अब नया फंड आया है कृषिवर्धक अगर कोष की अगर हम बात करते हैं, जो कि एग्री स्टार्टअप की तमाम चुनौतियां जो थी उनके लिए हम मान सकते हैं कि एक समाधान के तौर पर अब हमारे पास रहेगा। निश्चित रूप से ये जो फंड क्रिएट किया गया है उसका मकसद ही यह है
कैसे जो एग्जिस्टिंग आपके जो एग्री स्टार्टअप्स हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, जो चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस कर सकें, और उसका फायदा ये होगा कि जो आपके एग्जिस्टिंग स्टार्टअप जो स्ट्रेंथन होंगे तो नए स्टार्टअप्स एनकरेज होंगे। जी, मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूँगा, जैसा कि हम सभी को अब है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भारतवर्ष की पहल पर अनाउंस किया गया था 2023। आज के बजट में मिलेट को श्री अन्न करके उसकी घोषणा की गई है। जी, मिलेट में अगर आप देखें कि इतने जो स्टार्टअप्स आए हैं, इन स्टार्टअप के रेंज ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जी, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम लोग डिफरेंट जगह पर डिफरेंट मार्केट्स में उनको शोकेस कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जो फंड जहां पे सपोज किसी स्टार्टअप के उसमें कहीं पैकेजिंग से रिलेटेड इशू आ रहा है, उससे पैकेजिंग से रिलेटेड इशू में उसके सोल्यूशन ढूंढने में इस टाइप के फंड्स को डेफिनेटली इस्तेमाल किया जा सकेगा। जी बिल्कुल। देखिए कितना फायदा इसके जरिए मिलेगा। जो युवा हैं, आइए उनके पास एक बार फिर हम यहाँ चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं इस फंड को। जी, जो अभी सर ने मिलेट्स की बात करी, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे जो मिलेट्स हैं, अभी मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रही थी द हिंदू में, तो उसमें ये था कि अगर हम जो रॉ मिलेट्स हैं उसको अगर सोल्ड किया जाता है तो वो पर केजी 7 रुपीज़ का है, लेकिन अगर उसी सेम चीज़ को कन्वर्ट कर दिया जाए रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट्स में तो वो 41 पर केजी। बिल्कुल। यहाँ अब देखिए, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं, और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है, और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की दूरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर
और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमई को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमई को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि बता रहे थे जो बजट के मुख्य बिंदु हैं। जैसा उन्होंने कहा कि अब इस बार का जो बजट है इसके जरिए ना सिर्फ समृद्ध भारत का निर्माण होगा, संपन्न भारत का निर्माण होगा और ये एक समर्थ जो है वो आ सकेगा हमारे देशवासियों में। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते थे और उसके लिए तमाम ये जो कारक हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ खुद किया कि वो उन कारकों को चिन्हित किया गया, बजट में भी शामिल किया गया और जिसके जरिए एक नई हम कह सकते हैं गति जो है हमारी अर्थव्यवस्था को भी मिलेगी और विश्व पटल पर जो हमारा देश है वो प्रकाशमान हो सकेगा। आपको बता दें इस चर्चा में हमारे साथ भूषण त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं, पशुधन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय से। बहुत बहुत स्वागत भूषण जी आपका।
नमस्कार। और जैसा क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं जो अलग अलग कारक जिनका जिक्र किया गया है बजट 2023-24 में, अब आइए हम यहाँ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खासतौर से पशुपालन क्षेत्र को लेकर। इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ असीम संभावनाएं हैं जिनका जिक्र किया गया है इस बार के बजट में, इस पर अब हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिसका फायदा हमारे जो किसान हैं उनको मिलेगा और साथ ही साथ पशुपालकों को मिल सकेगा। महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये तमाम जिनकी बात हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले भूषण जी आपके पास मैं आना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जो पशुपालन और उसके साथ साथ मत्स्य पालन की अगर बात की जाए तो ये कृषि के पूरक माने जाने लगे हैं। असीम संभावनाएं इन दोनों क्षेत्रों में नजर आती हैं। जब हम एग्री स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो वहाँ भी हमारे ना जाने कितने ही स्टार्टअप्स हैं जो कि पशुपालन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अलग अलग उत्पाद जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से जो गोवर्धन योजना है उसके लिए भी बाकायदा कहा गया है कि 500 नए संयंत्र जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती को जिस तरीके से बढ़ावा देने की बात कही गई, क्योंकि उसके साथ साथ हमारे जो देसी गाय पालन है उसको भी हम सीधे तौर पर एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पशुपालन एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का एक सेक्टर है जिसके अंतर्गत जिसकी हम ग्रोथ को भी देखें बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है, क्योंकि पिछले जो CAGR है इसका वो 7.9% के आसपास है, यानी 8% के आसपास हमारी 2014-15 से लेकर 2020-21 तक लगातार ग्रोथ हुई है जी। तो इतनी तेजी से बढ़ने वाला ये सेक्टर है। अगर हम इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट भी देखें तो वो भी बहुत ज्यादा है। 14 लाख करोड़ का वैल्यू ऑफ आउटपुट है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का। और मिल्क का वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर हम देखें, दूध का वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर हम देखें तो इसमें भी काफी वृद्धि हुई है। 9.5 लाख करोड़ रुपए का वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे दूध का है, जीवी हमारे दूध का है। और एग्रीकल्चर में अगर हम एनिमल हस्बेंड्री का कंट्रीब्यूशन देखें जो 24% था 13-14 में, वो बढ़कर अभी 30.1% हो गया जी। तो इसको देखते हुए जो भी योजनाएं हैं जो इस बजट में काफी सारी घोषणा भी की गई है कि पशुपालकों को, डेयरी क्षेत्र से जो जुड़े हुए पशुपालक हैं उनकी आय में किस तरह से वृद्धि हो, कि डायरेक्टली और उनके उत्पाद को किस तरह से मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा उनको पैसा मिले। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा वृद्धि भी हुई है जो पशुपालकों को उनके दूध का जो पैसा मिलता था वो डेयरी कोऑपरेटिव ने काफी बढ़ाया भी है इस बीच में। तो उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए, उनकी आय में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि डेयरी से आप जानते हैं कि हमारे देश में करीब 8 करोड़ किसान ऐसे हैं जो डेयरी व्यवसाय से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं जी। पशुओं को रखते हैं, गाय का पालन करते हैं, भैंसों का पालन करते हैं। ये पशुपालक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं हमारी रूरल इकोनॉमी में जी। और ऐसा माना जाता है कि 12 से 26% जो घरेलू आय है वो पशुपालन से आती है जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे किसानों के लिए कि पशुपालन से ज्यादा किसान किस तरह से जुड़े। इसके लिए काफी सारी योजनाएं चलाई भी जा रही हैं और काफी सारी घोषणाएं इस बजट में भी की गई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत इसकी घोषणा की गई थी। 15,000 करोड़ की योजना है और इसके अंतर्गत अभी काफी सारे प्रस्ताव भी हमने अप्रूव कर दिए हैं। 141 प्रस्ताव अब तक अप्रूव किए जा चुके हैं और जिसमें करीब 4,000 करोड़ रुपए की राशि के टोटल प्रोजेक्ट से अप्रूव हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके, इसके लिए हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत सभी पशुओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं, जैसे बकरी पालन के लिए है, सुअर पालन के लिए है, पोल्ट्री पालन के लिए है। साथ ही साथ अगर हम देखें फिशरीज के क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो फिशरीज में भी हमारा जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जो 20,000 करोड़ रुपए की योजना है, उसके अंतर्गत भी काफी सारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। आपको मालूम भी होगा हमारी एक योजना है DIDF, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी है। तो फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो 7,500 करोड़ रुपए की योजना है उसमें भी 4,900 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं। 9.4 लाख फिशरमैन्स को इसके अंतर्गत सीधे तौर पर ये लाभान्वित होंगे। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इसी तरह की योजना है जिसके अंतर्गत काफी सारे प्रस्ताव को हमने स्वीकृत किया है और इसके अंतर्गत जो भी हमारे डेयरी प्लांट जो काफी पहले स्थापित किए गए थे उनको सुदृढ़ीकरण, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है जिसमें देश में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। साथ ही साथ आप जान रहे हैं कि देशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अगर हम देखें तो भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, पहली बार ऐसा हुआ कि देश में
पूरा का पूरा ध्यान हमारी देश नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत इस कार्य को किया जा रहा है। जो 2014 में योजना शुरू की गई थी, इसको अब बढ़ाकर 2021-22 से लेकर 2025-26 तक कर दिया गया है। इसमें 2400 करोड़ रुपए की राशि और आवंटित की गई है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा देशी नस्लों की नस्ल सुधार में हो, उनके उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादकता में वृद्धि हो। देश में लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। हमारे देश में जो उत्पादकता 13-14 में 1600 के आसपास थी, 1600 किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष, वो बढ़कर अब 1924 किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष हो गई है। और इसके बढ़ने का कारण यही रहा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन में ज्यादा से ज्यादा राशि राज्यों को जारी की गई। पिछले 5 सालों का अगर हम ब्यौरा देखें राष्ट्रीय गोकुल मिशन का, तो इसमें करीब करीब 2400 करोड़ रुपए की राशि हमने राज्यों को दी है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रीडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्षेत्र में डेवलप हो सके। आपको मालूम होगा कि हमने पहली बार इस देश में सेक्सॉर्टेड सीमेन की उपलब्धता अपने किसानों को कराई है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम बछिया पैदा कर सकें। किसानों के जो बछिया जब पैदा होंगी तो उनकी उत्पादन में वृद्धि होगी। किसानों को जो नर बछड़े रखने पड़ रहे थे, उन नर बछड़ों में जो वो खर्च कर रहे थे पैसा, उन्हें अब कम करना पड़ेगा। आमदनी जो है हमारे पशुपालकों की बढ़ सकती है, इस पर पूरा जोर भी है और अलग अलग कारक हैं देखिए, जिनका समावेश जाहिर तौर पे हमें यहाँ नजर आता है। और खासतौर से जब इन कारकों की हम बात करते हैं तो अलग अलग हमारे जो उत्पाद हैं उनको बाहर भी भेजते हैं और काफी सक्षम हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं। सुधांशु जी, इस बारे में आप क्या जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से न सिर्फ घरेलू बाजार में हम देखते हैं, बल्कि वैश्विक बाजार में जो हमारे भारतीय उत्पाद एक अलग स्थान उन्होंने हासिल कर लिया, अलग मुकाम पर वो हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि और ज्यादा लाभ उनके जरिए हमें कैसे मिल सकता है। भारत सरकार का पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस बात पर कि कैसे, चाहे हम किसान की बात करें, चाहे हम एक एंटरप्रेन्योर की बात करें, प्रोडक्शन की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए। जी, तो क्वालिटी प्रोडक्शन की बढ़ाने की बात है कि क्वालिटी प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो जो भी रॉ मटेरियल है वो जहां से भी आएगा उसका सीधा फायदा किसान को मिलेगा। उसे फायदा घरेलू बाजार में होगा कि उसका अच्छा प्राइस उसको मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब हम बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वहां पर भी उसका फायदा, एक निर्यातक फायदा लेके अल्टीमेट फायदा किसान को पहुंचेगा। जी, तो बिल्कुल देखिए किस तरह के जो फायदे हैं ये हमें यहाँ पर मिलते हैं और जो किसान है उनको भी सीधे तौर पे जो लाभ है वो मिल रहा है। लेकिन आवश्यकता तो सिर्फ जानने की, क्योंकि अक्सर हमारे जो किसान है उनका मानना होता है कि इस बार के बजट में कोई सीधा उनके लिए कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको सिर्फ समझने की आवश्यकता और वही सरलता के जरिए हम आपको समझाने की यहाँ कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल आइए अब हम रुख करेंगे रायपुर का, जहाँ से हमारे साथ जो किसान है वो जुड़ रहे हैं। उनका क्या मानना है इस बार के बजट को लेकर, वो किस तरीके से देखते हैं इन तमाम घोषणाओं को जो आज वित्त मंत्री ने की हैं, जब बजट पेश किया गया था, और उसके जरिए कितना फायदा न सिर्फ कृषि पशुपालन क्षेत्र को मिलेगा बल्कि हमारे किसानों, पशुपालकों को मिलेगा। उस बारे में क्या सोचते हैं, आइए इसके लिए उनका रुख कर लेते हैं। थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद हम इनके पास यहाँ पर जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से हम बात करें कि अलग अलग क्षेत्रों की खासतौर से बात की जाए, और यहाँ वंदना जी आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आवश्यकता थी कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है, एक किसान शायद प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन कैसे उसके लिए अलग अलग संसाधनों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाएगा। लेकिन अब वही एक समाधान के तौर पर हम कह सकते हैं अब हमारे किसानों के पास होंगे तमाम समाधान इनके। देखिए, प्राकृतिक खेती में चूंकि ये इसमें किसान को हमेशा लगे रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें कई चीजें खूबियां हैं इस प्राकृतिक खेती में। एक तो सारे आदान किसान को स्वयं बनाने पड़ेंगे। दूसरी बात, जो पूरे देश में इस समय कन्वेंशनल फार्मिंग में चल रहा है कि मोनोक्रॉप की बात चल रही है, एक फसल वाली, इसमें बहुफसली है और कई फसलें अलग अलग नेचर की भी है। जैसे आप फूल भी लगा दीजिए, मिलेट्स भी लगा लीजिए, वेजिटेबल भी लगा लीजिए, ट्री भी लगा सकते हैं। तो इस तरह की एक क्रॉपिंग सिस्टम उसमें हम डेवलप करते हैं। तो उसमें किसान को हर समय लगा रहना पड़ता है, और इसके लिए जो इस समय आया हुआ है, इस भाषण में, बजट में आया हुआ है, वो बहुत अच्छा एक विकल्प है। क्योंकि हम किसान भाई जो प्राकृतिक खेती से सीधे जुड़ना चाहते हैं और कहीं कहीं वो उनके पास इस तरह की चीजें नहीं है कि लेबर नहीं है या इतने घर में मेंबर नहीं है जो सारे आदान स्वयं बना सके, तो वो खरीद
खरीद सकते हैं। तो अब ये इसमें एक और बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, क्योंकि जो हमारी प्राकृतिक खेती है इसमें हमें 500 FPO डेवलप करने हैं और उन 500 FPO के माध्यम से हम ये इस तरह के जो उत्पाद हैं, जो घन जीवामृत या नीमास्त्र वगैरह, ये सब बनवा सकते हैं। दूसरा जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या हमारी कृषि सखी और पशु सखी हैं, ये महिलाएं हैं जो उनको भी एक तरह का एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का मौका मिलेगा। और उनका जिक्र भी यहाँ प्रधानमंत्री ने खुद भी किया कि देखिए किस तरीके से जब महिलाओं के उत्थान की बात कही जाती है या कैसे जो महिलाएं हैं आत्मनिर्भर हो सकती हैं, इसके लिए अपार संभावना है, लेकिन आवश्यकता सिर्फ एक कदम बढ़ाने की, क्योंकि सरकार अपना जो कदम है वो आगे बढ़ा चुकी है और कोशिश यही कर रही है कि लगातार इन तमाम योजनाओं के जरिए जो सीधा फायदा है वो किसानों को मिल सके। अब आइए रुक कर लेते हैं हम रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी जुड़े हैं किसानों के साथ। वहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है किसानों की और क्या मानना है किसानों का इस बजट को लेकर, आइए जानते हैं उनसे। जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे साथ आज ऐसे किसान हैं जो शून्य से शिखर तक की यात्रा तय किए हैं और जो सफलता की कहानी लिखे हैं। ऐसे हमारे किसान हैं जिसके पास न सुविधाएं थी पहले, न साधन था, लेकिन हौसला था और जज्बा और सरकार का सहयोग, और उसको लेकर के हमारे ऐसे किसान तरक्की और प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़े और आज आत्मनिर्भर हुए हैं। आज बजट पेश हुआ है, तो बजट के बारे में हमारे ये किसान क्या कहते हैं, आइए उनसे ही हम सुनते हैं। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम CS रजन अग्रवाल है। मैं रायपुर से पिछले 3-4 वर्षों से मिलेट की खेती और मिलेट आधारित चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ष 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, तो इससे मेरी अपेक्षा थी कि इस बजट में उसको हाईलाइट पे रखा जाए और वैसा ही हुआ। इसलिए मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मिलेट को जो मोटे अनाज कहलाते थे उसकी जगह पे उन्हें श्री अन्न का दर्जा दिया। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी घोषित किया है। तो आगे मिलेट आधारित जो भी खेती किसानी और उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में काम करना चाहेंगे उनको ICMR हैदराबाद से काफ़ी सपोर्ट मिलने की संभावना है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम वल्लरी चंद्राकर है। मैं जिले महासमुंद में हॉर्टिकल्चर की खेती करती हूँ। पिछले 6-7 सालों से मैंने हॉर्टिकल्चर क्रॉप में प्रैक्टिस की है और सरकार की योजनाओं का बहुत सारा लाभ उठाते हुए अपने शून्य से शिखर तक के सफ़र को तय कर पाने में सफल रही हूँ। और इसी की बदौलत आज मैं छत्तीसगढ़ के इकलौते एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की प्रबंध मंडल सदस्य के रूप में पदस्थ हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रामानंद सिंह है। मैं बेरला से हूँ। मैं पिछले 10 सालों से अमरूद की खेती कर रहा हूँ और इस बजट में सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई है उससे हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और हमारे जैसे और युवा किसान आगे इसमें और आगे आएंगे और उनको भी इससे फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम जयेश वरु है। मैं बेमेतरा का किसान हूँ। मूलतः मैं सब्जी की खेती करता हूँ और मैं इस बजट में सीतारमण जी के द्वारा जो घोषणा की गई है प्राकृतिक खेती पे, जिसका विज़न प्रधानमंत्री जी का था और उस पे जो घोषणाएं उससे मैं बहुत खुश हूँ। और 1 करोड़ प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का जो लक्ष्य है मैं उससे बहुत उत्साहित हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं भी उस टीम में शामिल हूँ और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक बंसल है। ग्राम कुम्हारी, जिला दुर्ग से। मेरा शुरू से ही बैकग्राउंड बिजनेस का रहा है। उसी को देखते हुए मैंने सिविल इंजीनियरिंग को अपना व्यवसाय बनाया, पर जैसे ही मैं पास आउट हुआ 2016 में, मुझे ऐसा लगा कि इस पे और आगे जाना शायद फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैंने किसानी को अपना व्यवसाय चुना और धीरे धीरे हॉर्टिकल्चर पे आया और इससे मुझे बहुत ही लाभ हुआ। 6-7 साल से मैं आज किसानी कर रहा हूँ और वित्त मंत्री के द्वारा जो आज बजट पेश किया गया है उसमें युवा किसानों
को जो महत्व दिया गया है उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं सभी युवा को यही बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसान को अपना व्यवसाय चुनें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं दुर्ग ज़िले में खेती करता हूँ, केला और पपीता की। आज जो बजट में घोषणा हुई है हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने की, तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे मेरे जैसे लाखों किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। हम वित्त मंत्री महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम मुश्ताक खान है। मैं ग्राम बगौद विकासखंड कुरुद जिला धमतरी का रहने वाला हूँ और लगभग 20 से 25 साल से मैं मछली पालन कर रहा हूँ। मछली पालन मैं उस समय से कर रहा हूँ जब मेरे पास संसाधन भी नहीं था, और उस समय से कर रहा हूँ जब से लोग मछली पालन के प्रति अपने नज़रिया अलग रखते थे। जब मैं मछली पालन करना शुरू किया था उस समय तो लोगों की मंशा वैसे नहीं थी कि मतलब मछली पालन इस तरीके से हो सकता है। आज जब से PMGSY आया है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई है, तब से मत्स्य कृषकों के जीवन में बाहर से आ गया है। इस योजना में सबके लिए कुछ न कुछ है। जिस तरीके से मत्स्य कृषक की क्षमता, अगर कोई लोकल बाजार में बैठ के अगर कोई बेचने वाला है तो उसको आइस बॉक्स साइकिल है, उससे थोड़ा बड़ा हो गया तो पिकअप वगैरह है, फिर बड़ी हो गई तो ट्रक वगैरह है। इस तरीके से आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सबके लिए है। जो फीड प्लांट डाल रहे हैं उनके लिए भी मतलब फीड प्लांट में भी सब्सिडी है। केज कल्चर नया चीज़ अभी हुआ है, केज कल्चर में सब्सिडी है। इस तरीके से आज मछली पालन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बहुत सारी ही मतलब छूट मिला है और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों कि आपने अपना अनुभव साझा किया और बजट के बारे में आपने चर्चा किया। और आइए फिर अब हम दिल्ली स्टूडियो चलते हैं। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए कैसे हमारे जो किसान हैं उन्होंने शून्य से शिखर तक का जो सफ़र है वो तय किया है, और इसके लिए ना सिर्फ हमारे किसानों के अथक प्रयास और इसके साथ साथ जो सरकार की नीतियां हैं वो काफ़ी प्रभावशाली रही हैं। और आज भी अलग अलग तरह की जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा की गई, उनमें से जो प्रमुख है उन पर लगातार आपके साथ हम जानकारी साझा कर रहे हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने और क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। गोवर्धन स्कीम, गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शामिल होंगे, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 तथा 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र हैं, जिनमें कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए होगी। मैं भाग ख में इसका जिक्र करूंगी। प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का CBG अधिदेश यथा समय लाया जाएगा। बायोमास के संग्रहण और जैव खाद के वितरण के लिए उपयुक्त राजकोषीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो जाना आपने किस तरीके से बायोगैस वितरण की बात की जाए, जो हमारे जैव उर्वरक उनको और बढ़ावा देने के लिए कोशिश हर स्तर पर की जा रही हैं। और खासतौर से ये कोशिशें हैं कि कैसे हम जो आधार है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। मृदा की अगर बात की जाए कैसे उसको हम बेहतर कर पाएंगे, उसके लिए अलग अलग तमाम ये योजनाएं हैं। और जिस तरीके से भूषण जी यहाँ वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि अपशिष्ट के जरिए भी अगर हमारे किसान चाहें तो अच्छी खासा फायदा जो है ले सकते हैं, आमदनी उसके जरिए भी मिल सकती है। और सरकार की यही नीतियां हैं जिनका फायदा उन्हें आने वाले में मिलने वाला है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। वेस्ट टू वेल्थ बहुत जरूरी होता है कि हम इसके ऊपर आधारित जो भी बायोगैस प्लांट्स हैं, काऊ डंग के ऊपर आधारित, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कृषि में, क्योंकि इनसे जो बायो फर्टिलाइजर मिलता है हमारे किसानों को, उससे हमारे खेत की उत्पादकता और उर्वरकता में वृद्धि भी होती है। जी आपने देखा है कि जो हमारी गोवर्धन योजना है उसके अंतर्गत काफी सारे बायोगैस प्लांट्स लगाए भी गए हैं और NDDB के द्वारा एक योजना भी चलाई जा रही है जिससे कि जो FPOs हैं
उनके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास भी इस तरह के बायो संयंत्र लगाए जाएं। उन्होंने काफ़ी सारे संयंत्र गुजरात में लगाए हैं, बड़े बड़े संयंत्र भी लगे हैं हमारे देश में। जैसे कि आपको जानकारी होगी, हमने एक वाराणसी में बायोगैस का संयंत्र रामनगर में लगाया है, और इस संयंत्र से पूरा का पूरा जो हमारा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है वो चलाया जाएगा। उसकी सारी ऊर्जा जो होगी यही बायोगैस प्लांट जनरेट करेगा। क्लस्टर अप्रोच जो है, देखिए कितनी जरूरी है आज के समय में, आज के समय को देखते हुए। और खासतौर से सुधांशु जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि जब हमारे जो अलग अलग फसलें हैं, जैव उर्वरक अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं या एक तरीके से सुरक्षित उर्वरक अगर हम उसमें दे रहे हैं, तो रसायन हालांकि उसके जो अवशेष हैं बेहद ही कम रहेंगे, और जो निर्यात में भी काफी फायदा जो है हम उसके जरिए मिल सकेगा, क्योंकि कभी कभी जो मानक हैं वो भी हमारे किसानों के लिए चुनौतियां खड़ी कर देते हैं। आज के बजट में एक खासतौर पर जो क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट वैल्यू चेन का जो कहा गया है, हिंदुस्तान चूंकि इतना बड़ा विशाल देश है, हर डिफरेंट तरीके की जलवायु हमारे पास है जी, तो प्रोडक्शन कुछ नेचुरल क्लस्टर्स हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, हम लोग हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में अगर हम लोगों की बात करें, हमारा अंगूर का जो क्लस्टर है जो महाराष्ट्र में, पुणे, नासिक, जो 95% एक्सपोर्ट वहां से होता है जी। अनार का है हम लोगों का, शोलापुर है, ऐसे कर्नाटका में है, गैरकिन्स का है, डिहाइड्रेटेड अनियन, और ये सब जहां पर अच्छा उत्पादन करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऑलरेडी ये जुड़े हुए हैं जी। तो इन क्लस्टर में आज की बजट में खासतौर पे 2200 करोड़ का जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम करके जो फंडिंग एलोकेशन किया गया है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, क्योंकि एक तरफ हम जो क्लस्टर की बात कर रहे हैं कि उन क्लस्टर में डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल वहां प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके थ्रू हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा प्रोड्यूस उत्पादन हमारा अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा, उसका फायदा सीधे सीधे किसानों को होगा जी। ऐसे ही हम जो प्रोसेसिंग में भी हमें रॉ मटेरियल जो अच्छी क्वालिटी का चाहिए होता है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा उसमें यील्ड बढ़ेगा जी, बिल्कुल। और उसके साथ साथ हमारी जो मृदा का सुधार है वो हो सकेगा। उससे पहले हमने देखा सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं रही, सॉइल हेल्थ कार्ड की भी अगर बात की जाए, लेकिन अब उसके परिणाम जो है हम देखते हैं सीधे तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं, और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा आज की गई है। आइए उस पर भी डालते नजर, और क्या महत्वपूर्ण घोषणा की गई आज के बजट में। सपोर्ट का, अब वो व्यक्ति किसी कारण से जेल के अंदर बंद है और उसके स्वच्छ पौध कार्यक्रम for high value horticultural crops at an outlay of 2200 करोड़ के परिव्यय से हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो जाना आपने किस तरीके से तमाम ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका जिक्र किया गया इस आज के बजट में, क्योंकि अगर देखा जाए हर एक क्षेत्र के लिए, कृषि में भी जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनको यहाँ पर जोड़ा गया है। फिर चाहे हम गुणवत्ता युक्त उत्पाद की हम बात करते हैं, फसलों की बात करते हैं, पशुपालन की बात की जाए या फिर मछली पालन की बात की जाए, हर तरीके से कितना फायदा जो है वो हमारे किसानों को हो सकता है, इस बात का जिक्र यहाँ किया वित्त मंत्री ने। और साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण भी कि किस तरीके से हमारा जो कृषि क्षेत्र है, अगर वंदना जी देखा जाए तो यही तमाम महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके जरिए हम कह सकते हैं कि जो विकास दर है उसको भी बढ़ाने में हमें सहायता मिलती है, और साथ ही साथ जो एक कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार भी इनके जरिए हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जैसा कि अभी आपने सुना कि क्लस्टर समूह के माध्यम से चल रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो क्लस्टर के माध्यम से ही चल रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक खेती हो या जैविक खेती हो, ये सब समूह के माध्यम से ही चल रहे हैं। क्योंकि अकेला किसान जो है वो डिसीजन भी नहीं कर पाता और उसको कई चीज़ों में सहायता भी नहीं मिल पाती किससे पूछे जाकर। तो हम लोग एक समूह के माध्यम से ये प्रोग्राम चला रहे हैं, और इसकी वजह से क्या है कि किसानों को बहुत फायदा भी है। वो मिलजुल के करते हैं और अपने उत्पाद को सर्टिफाई करा के, ब्रांडिंग करा के और मार्केटिंग के लिए लेके आते हैं। तो इस तरह से काफ़ी फायदे हैं। जहाँ तक जो ये जो वेस्ट है, डेयरी का वेस्ट है, जो उसको अपशिष्ट पदार्थ है, उनके लिए हम ये यहाँ ज़रूर जोड़ना चाहेंगे कि हमारी जब ये माननीय मोदी साहब की सरकार आई
तो उस समय उन्होंने एक सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू करी। तो उस सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की एक विशेष बात ये थी कि उसमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात की गई थी, अर्थात जो जितना भी जैविक पदार्थ किसान के पास हो, कंपोस्ट हो, मैन्योर हो, उस सब का इस्तेमाल करे और उसके बाद फर्टिलाइजर डाले तो उसकी मिट्टी की सेहत बहुत अच्छी रहती है और वातावरण भी अच्छा होता है। लेकिन सवाल ये था उस समय कि हमारे किसान लोगों ने कालांतर में जब कन्वेंशनल फार्मिंग करने लगे तो वो इस तरह की कंपोस्टिंग का कार्य वो नहीं करते थे, सिर्फ एक कूड़े का ढेर लगा देते थे और उसी को उठाकर खेत में डाल देते थे। तो ये जो गोवर्धन योजना है, इस तरह ये योजना बहुत सार्थक होगी और अगर ये सब चाहे हमारा जैविक उत्पाद के लिए हो या प्राकृतिक खेती के लिए हो, इन चीज इस अपशिष्ट को अगर हम गोबर के जो है मैन्योर्स को और स्लरीज को इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में तो बहुत अच्छा यानी विविध रूप से अगर हम हमारे किसान इनको अपनाते हैं तो देखिए कितना फायदा इसके जरिए मिल सकता है। और लगातार हमारी जो सहयोगी हैं किसानों के बीच हैं, अब आइए रुक कर लेते हैं राधिका का जो किसानों के बीच में अभी भी हैं और वो किस तरीके से देख रहे हैं जो अलग अलग इस तरह की जो योजनाएं हैं आज आई हैं जिनकी घोषणा की गई है, इस बारे में क्या कुछ कहना है हमारे किसानों का। चलते हैं राधिका के पास। जी राधिका। और पिटारा जो है वो खुल चुका है और भी हम किसान भाइयों से जानेंगे कि किसान भाई यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े फैसले लिए गए हैं किसानों के बेहतरी के लिए। हम चाहे ग्रीन एग्रीकल्चर की बात करें, मिलेट्स की बात करें, मिलेट्स में हमने देखा कि श्री अन्न योजना जो है वो भी कहीं ना कहीं शुरू कर दी गई है। तमाम ऐसे कई जो मुद्दे हैं उन पर बात की गई है। हमारे यहाँ पर और भी किसान भाई जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। जी, बजट आ चुका है, क्या कहेंगे इस बजट के बारे में? जय हिंद, जय भारत, जय मोदी। जो अब स्टार्ट किसान योजना मोदी जी के तहत अवसर मिला है युवाओं को आगे बढ़ने का, अब युवाओं नौकरियां छोड़कर गांव में वापस किसान खेती के लिए आ गए हैं। अब किसान युवा नौकरी लेंगे नहीं, नौकरी देंगे। जय मोदी, घर घर मोदी। तो बिल्कुल युवाओं का कहना है कि अब हम युवा जो है कहीं ना कहीं इस बजट में युवाओं की बात की गई है। युवा अब नौकरी देने वाला बनने वाला है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है। उस सपने को हमारे युवा साकार कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अभी आपने सुना कि मोदी जी जो है युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं, तो अभी आपने सुना कि जैसे युवा जो हैं वो नौकरी छोड़ के और खेती बाड़ी में आ गए हैं। तो इसमें जो है मोदी जी का पूरा लोगों को जो सहयोग मिला है, जैसे 20 करोड़ रुपए का जो कृषि ऋण देने का अवसर उन्होंने दिया है, तो ऐसे युवा जो है वो खेती बाड़ी की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। और हमारे देश में जो बजट से खुश है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बजट ऐसे आगे बढ़ते रहे तो हमारी महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए काफी सहयोगफुल हो। चलिए, तो हम एक बुजुर्ग माता से भी जान लेते हैं कि उनको कितना बजट समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जी माता जी, क्या नाम है आपका? आप बजट से खुश हैं, जानती हैं? चलिए, ये बोल नहीं पाएंगे, लेकिन और भी हमारे पास लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्टअप की हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्टार्टअप पर भी ध्यान दिया गया है, किसानों को कहीं ना कहीं हाईटेक करने की बात की गई है। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया। इस कृषि स्टार्टअप के अनुसार देश के युवाओं को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि वो आगे चल के अपने किसानी करके अपने खेतों में बढ़ावा देंगे, देश को सहयोग करेंगे। चलिए, तो बिल्कुल मोनू जी को आप सुन रहे थे कि कहीं ना कहीं किसान हमारे और खेती को आगे बढ़ाएंगे। जी, क्या नाम है? पुष्पेंद्र जी, क्या कहेंगे? बजट से कितने खुश हैं? बहुत खुश है जी। 20 लाख करोड़ जो ऋण की योजना की है मोदी सरकार ने, उससे किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी और खेती पे इन्वेस्ट होगा और खेती का बढ़ावा होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल, तो किसानों को आप सुन रहे थे और लगातार हम किसानों से बात कर रहे हैं। किसान भाई और भी है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी, मैं बलजीत सिंह दिल्ली पुलिस से सायरे हूँ। और जो आपने कृषि के लिए जमींदारों के लिए जो फायदा कराया है, पहले 150 करोड़ से 220 करोड़ कर दिया और 20 करोड़ अभी और मंजूर किया है। आज तक जमींदारों का खूब वो किया है, इतना किसी भी प्रधानमंत्री नहीं किया। जमींदार इस बात से बहुत खुश हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी, तो यहाँ पर किसानों को जितना समझ में आया उतना किसान बोल पा रहे हैं, लेकिन काफी खुश है। और मैं यही छोड़ना चाहूंगी कि किसान कितने खुश है। ढोल बजते हुए किसानों के चेहरे की मुस्कुराहट देखिए आप। है वो हम यहाँ देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ, और एक उम्मीद जब
किसी भी व्यक्ति की, और खासतौर से जब हम कहते हैं किसान की उम्मीद जब पूरी होती है तो ज़ाहिर तौर पर इस तरह की जो खुशी है, उत्साह है, जो उमंग है, वो हम देखते हैं किसानों के बीच में। और लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो हम तक यहाँ भी पहुँचा रहे हैं, दिल्ली के स्टूडियो तक किस तरीके की प्रतिक्रिया और किस तरह का उनका अनुभव है वो लगातार साझा कर रहे हैं। अब चलिए हम रुख करेंगे भोपाल स्टूडियो का भी, वहाँ भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं किसानों के साथ। उनका क्या मानना है इस बारे में हम यहाँ उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले और भी महत्वपूर्ण कारक हैं जिन पर हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। खासतौर से सुधांशु जी, अगर देखा जाए, क्योंकि हमने शुरुआत में बात की थी स्टार्टअप्स को लेकर, लेकिन जो एक और विकल्प दिया गया है कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल स्टार्टअप्स की बात कही गई है। इस तरह के 30 केंद्र खोले जाएंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करेंगे कि कैसे जो हमारे यहाँ पे अलग अलग फिर चाहे स्टार्टअप्स हैं उनको और बेहतर एक मंच हम दिला सकते हैं। उस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कैसे देखते हैं इसको? ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि अगर स्किल अपग्रेडेशन की बात करें तो पूरी वैल्यू चेन ऑफ प्रोडक्शन में अगर देखें कि डिफरेंट स्टेजेस पर स्किल अपग्रेड करने की ज़रूरत है जी। और ख़ासतौर पर जो अगर मान लिया अगर हम लोग जब टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वहाँ पर जो एडवांसमेंट है उस एडवांसमेंट से अपडेट होने की ज़रूरत है। तो जो फोकस ट्रेनिंग अक्रॉस दी अगर वैल्यू चेन में हम लोग डिफरेंट स्टेजेस में, मैं कुछ उदाहरण के तौर पे देना चाहूँगा कि जब हम लोग निर्यात और आयात की अगर बात करते हैं तो जब भी कोई निर्यात होता है तो आपका खेत से लेके बाजार तक पहुँचने में यहाँ पर जो आपके बंदरगाह हैं, एयरपोर्ट हैं, वहाँ पर हैंडलिंग जो करते हैं प्रोड्यूस की, जो पेरिशेबल प्रोड्यूस है, उनको भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है उनकी स्किल अपग्रेड करने की, प्रोड्यूस को हैंडल कैसे करना है। ऐसे ही हम जो प्रोसेसिंग यूनिट और फैक्ट्रीज में अगर बात करेंगे तो डिफरेंट उसमें अलग अलग उनकी उन्हें प्रॉपर प्रशिक्षण, वो भी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नई पद्धति के हिसाब से, जो भी अंतर्राष्ट्रीय उस पर बात करें या देश में जो भी कुछ आपके जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हैं वो इसमें अहम रोल प्रदान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी अहम भूमिका जो है वो निभा सकते हैं, इसलिए इस पर भी चर्चा करना बेहद ज़रूरी। और जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे थे कि हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे कुछ किसानों के साथ, उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है इस बजट को लेकर। आइए अब रुक कर लेते हैं भोपाल का। जी नमस्कार, दूरदर्शन केंद्र भोपाल से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे प्रदेश के बहुत सारे किसान भाई जो कि आपके लिए सीमित संसाधनों से लेकर आते हैं आपकी थाली में भरपूर अनाज। ये वो किसान भाई हैं जिनकी तुलना हम देश के सैनिकों से तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। जैसे कि सैनिक दिन रात अपनी कर्मठता से हमारे देश की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार से हमारा किसान भाई भी हमारे पेट को भरने के लिए दिन रात लगा रहता है, अथक मेहनत करता है। और आज जैसा कि हम सभी को पता है कि इतना शानदार बजट आया है हमारे किसान भाइयों के हित कर के लिए, उन्हें झोले भर भर के दी गई हैं योजनाएं। तो चलिए जानते हैं कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है। जी नमस्कार, मैं राहुल परमार, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर का निवासी हूँ। हमारे द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत चाइनीज सर्कुलर फिश हैचरी यूनिट की स्थापना की गई है जिसमें मत्स्य बीज तैयार होते हैं। वर्तमान में हम मध्य प्रदेश के 12 से 14 जिलों में मत्स्य बीज की सप्लाई करते हैं, जिससे औसतन जो हमारे देश का मछुआ किसान है जो सबसे निचले तबके आर्थिक दशा उसकी बहुत खराब है, तो कम से कम 5000 मछुआ किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है इस प्रोजेक्ट से। और बजट में इसका 2000 करोड़ से बढ़ा के 6000 करोड़ किया गया है। तो यकीनन ये ग्रामीण स्तर पर रोजगार को भी बढ़ाएगा और किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं बने सिंह दांगी, ग्राम पोस्ट सेमरा दांगी, जिला सीहोर का रहने वाला हूं और पिछले लगभग 7-8 वर्षों से मैं जैविक खेती कर रहा हूं। और आज हमें ये सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए आज 1000 करोड़ किसानों को जो है 1 लाख करोड़ किसान आज जैविक खेती से जुड़ेंगे और जैविक खेती को अगले 3 वर्षों में जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए हम जो बहुत खुश हैं। मैं मिश्रीलाल राजपूत, ग्राम खजूरी कला, भोपाल। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किसानों के लिए जो बजट पेश किया गया वो बहुत ही प्रशंसनीय है और इससे किसान जैविक खेती में
काफ़ी आगे बढ़ेंगे और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती यदि होगी तो लोगों का स्वास्थ्य और समृद्ध होंगे किसान। जय भारत, जय जवान। नमस्कार, मेरा नाम गुलाब सिंह मेवाड़ा है। मैं ग्राम बोरखेड़ी का किसान हूँ, जिला भोपाल है। और मैं बार बार मोदी जी को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का ऋण किसान के लिए जारी किया है। ये शायद मेरे जो एपीओ बना है वो भी एपीओ मेरे आदरणीय मोदी जी की एक पहल है, उसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। क्योंकि जो भी मेरे पास किसान जोड़े वो 2.5 एकड़ से कम वाले किसान हैं, उनके लिए ऋण की ज़्यादा इच्छा थी, तो मेरे किसान ऋण लेके मेरे एपीओ में अच्छा से अच्छा काम कर सकेंगे। मैं हमारे मोदी जी और हमारे सीतारमण दीदी को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी को नमस्कार, मैं दिनेश वर्मा, ग्राम विकास खंड नफलगंज, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। मेरे द्वारा भारतीय गाय संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि आज जो बजट का पिटारा खुला है, उस पिटारे में भारतीय गाय संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है उसमें 2400 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है, इससे निश्चित ही भारतीय गाय संवर्धन का कार्य होगा। और जब भारतीय गाय को बड़ा होगा तो प्राकृतिक कृषि का उसमें जो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा है कि प्राकृतिक कृषि की जाए, तो अन्य जिस तरीके से भारतीय गाय बढ़ेगी ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक कृषि की जाएगी। मोदी जी का जो सपना है समृद्ध किसान, खुशहाल भारत। जय जवान, जय किसान। नमस्कार, मैं मनोज पटेल, निवासी ग्राम बजगांव, जिला सीहोर। मैं सब्जी वर्गीय खेती करता हूं, साथ में पशुपालन भी अपनाया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाकर किसान को गर्दिश से बाहर निकालने का जो क्रम चलाया है, उसमें वे सहयोग राशि निरंतर बढ़ाए चले जा रहे हैं। वर्तमान बजट में 2200 करोड़ रुपए की राशि बागवानी खेती के लिए आवंटित करके उन्होंने अपने देश के तमाम बागवानी कृषकों को प्रोत्साहित किया है कि वे ज़्यादा जोखिम उठाएं एवं ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन करके देश की सेवा कर सके। जय भारत। जैसा कि हमने देखा कि हमारा किसान बहुत खुश है। हमारी सरकार ने सारे स्रोत खोल दिए हैं, ढेर सारे इंतजाम किए हुए किसान को आगे बढ़ाने के लिए। देश का ये किसान आगे बढ़ेगा तो देश संपूर्ण रूप से प्रगति करेगा। चलिए आइए जुड़ते हैं दिल्ली स्टूडियो से। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि किस तरीके से हमारा जो देश है वो प्रगति करेगा अगर हमारा किसान और ज़्यादा खुशहाल होगा तो। और उसी के लिए लगातार इस बजट में भी जो अलग अलग घोषणाएं हैं वो आज की गई वित्त मंत्री द्वारा, जिसमें हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उन प्रमुख घोषणाओं को लेकर। फिर चाहे हम प्राकृतिक खेती की बात करें, मत्स्य पालन की बात की जाए, एग्री स्टार्टअप्स की बात की जाए, कई ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनका सीधा लाभ अब कृषि क्षेत्र को और किसानों को मिल सकता है। और यहाँ पर इस चर्चा से पहले जब हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो स्किल इंडिया की हम बात करते हैं, लेकिन स्किल इंडिया इंटरनेशनल की हम बात करते हैं या प्रधानमंत्री कौशल विकास की हम बात करते हैं, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिन पर चर्चा करना लाजमी है। हमारे साथ युवा भी हैं और जो अच्छा खासा पैनल है, विशेषज्ञ हैं, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।